मैं कभी नहीं जानती थी कि कबीर इतने मुश्किल समय से गुजरा था। वो बाहर से बहुत मिलनसार दिखाई देता है और मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि उसके दिल में इतना दुख छिपा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, कबीर बंद करो, क्योंकि मेरी आंखें पहले ही आंसुओं से भर चुकी थी। खुद को बोलने से रोकने के लिए मैं अपने होंठ काटने लगी। इसमें तुम्हारी मेहनत और समर्पण की भूमिका है, विवान ने कहा। मैं कभी नहीं जानती थी कि तुम ऐसे मुश्किल समय से गुजरे थे। तुमने कभी मुझे ये सब बताया नहीं। तुम हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते थे। मैंने कह ही दिया। कबीर ने आह भर के कंधे उचकाए। तुमने कभी पूछा ही नहीं मीरा, उसने कहा। इस सब से निशा की कहानी क्या है? विवान ने हमारी बातचीत को वापस कबीर के लव स्टोरी की तरफ मोड़ते हुए कहा। कबीर के चेहरे पर अनजाने से भाव थे जब उसने आगे की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया। यहाँ काम करने के कुछ महीने बाद मैंने एक लड़की को कैफ़े के एक कोने में रोते हुए देखा। इससे मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी प्यारी लड़की मुस्कुराने की बजाय रो क्यों रही है। मैंने उसके लिए बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी बनाई और उसमें आइसक्रीम डालकर उसके टेबल पर रखाया। उसने हैरानी से ऊपर देखा और तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इससे तुम्हें कुछ बेहतर महसूस होगा। मैं बता सकता हूँ कि मुझे थैंक्स कहने के लिए वे बहुत कोशिश के बाद मुस्कुरा पाई थी। इसके बाद वो और भी कई बार आई। वो हमेशा अकेली आती, परेशान और उदास। हर दिन मैं उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए अपनी तरफ से अलग अलग कॉफ़ी ट्राई करता। हालांकि उसने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया था। मैंने कभी उसे बिल नहीं दिया। हर दिन उसका बिल मेरे सैलरी से कट जाता। तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार में आप दीवानों वाली हरकतें करने लग जाते हैं। एक दिन मैंने आखिरकार हिम्मत करके उसके उदासी के कारण पूछ ही लिया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? वो मेरी दखल से खुद हैरान दिखी। ये तुम्हारा काम नहीं है, उसने गुस्से से कहा। वो तुरंत खड़ी हो गई, अपनी कुर्सी पीछे फेंकते हुए। फिर वो चली गई। उसके बाद उसने कैफ़े में आना ही बंद कर दिया। वो इतना खराब बर्ताव कैसे कर सकती थी? वो ऐसे ही कैसे चली गई? विवान नाराज था। देखो तो ये बात कौन कह रहा है, मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो तुरंत समझ गया कि मेरे कहने का क्या मतलब था। क्या वो दोबारा वापस आई? मैंने पूछा। हाँ, वो आई। मेरी कोल्ड कॉफ़ी उसे यहाँ खींच लाई। कबीर मुस्कुरा रहा था। जिंदगी का खट्टा मीठा समय याद करते हुए कबीर की आंखें चमक रही थी। मैंने पानी का गिलास उसके तरफ बढ़ाया जो वेटर्स टेबल पर रख गए थे। उसने एक घूंट लिया और आगे की कहानी बताने से पहले कुछ याद करने लगा। क्या मुझे कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मिल सकती है? एक मीठी आवाज़ ने मुझसे पूछा जब मैं कैफ़े रजिस्ट्री में एंट्री में बिजी था। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसका मैं पिछले 1 महीने से इंतज़ार कर रहा था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने बहुत सुंदर कलर का ड्रेस पहन रखा था। वो बेहद आकर्षक दिखाई दे रही थी। जी ज़रूर मैडम, मैंने घबराहट से कहा। निशा, वो मुस्कुराई। कबीर, मैं भी मुस्कुराया। मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई जबकि वो एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गई। वो चेयर पर बैठकर मुझे देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझ पर कुछ जादू कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह 1 महीने बाद आकर वो मुझे नर्वस क्यों कर रही थी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मैंने कहा। उसने लंबा घूंट भरा और मैं अपने काम की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। आई एम सॉरी, उसने मासूमियत से कहा। मैं उसकी तरफ मुड़ा। क्यों? उस दिन के लिए, उसने कहते हुए मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। कैफ़े में थोड़े ही लोग थे। मेरे पास कुछ समय था। मैं बैठकर उसकी माफ़ी के लिए सिर हिलाया। मुझे उन दिनों के लिए आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने कहा।
उसने टेबल पर अपने हाथ रखे और मेरी तरफ झुक गई। मैं आपको बताती हूँ, उसने जोर दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था और मैं उन दिनों बहुत डिप्रेस थी। मैं उन कॉफ़ी के लिए आपसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। उनसे मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने नरमाई से कहा। हालांकि मेरे अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। मुझे खुशी है अगर मैं आपको कुछ मदद कर पाया। आपने मदद की, उसने जवाब दिया, बहुत ज़्यादा। उसने आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया? मैंने पूछा। इतना निजी सवाल पूछना शायद गलत था, लेकिन मैं हैरान था कि कोई इतनी प्यारी लड़की को कैसे छोड़ सकता है। वो इतनी खूबसूरत थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसका चेहरा परियों जैसा था और बाल तो मानो रेशमी अंधेरे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तो मुझे अपनी आत्मा तक उतरती लग रही थी। भरे भरे होठ बिल्कुल चीनी मिट्टी की मूर्ति की जैसे। निशा ने आगे बताना शुरू किया। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और जल्द ही दोस्त बन गए। उसने 6 महीने में ही मुझे प्रपोज भी कर दिया। मैंने प्रपोजल स्वीकार कर लिया। मैं जानती थी कि वो मुझे बहुत प्यार करता था। वो मेरे लिए बहुत सारे उपहार लाता और मेरी बहुत परवाह किया करता। कुछ ही समय बाद हम अपने रिलेशन को अगले ही लेवल पर ले गए। हम दोनों बहुत करीब आ गए और अक्सर आपसी संबंध बनाने लगे। और फिर वो बदकिस्मत दिन आया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। वो बहुत डर गया और उसने मुझे अबॉर्शन करवाने को कहा। आखिरकार वो मुझसे प्यार करता था ना। आंसू उसकी आंखों में चमक आए। उसने कहा कि उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए और वो मुझे बाद में फ़ोन करेगा। उसने कभी पलट कर फ़ोन नहीं किया और मेरे फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। मैं पूरी तरह टूट गई। वो अब और अपने आंसू नहीं रोक सकी। वो फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ रो मत, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आई एम सॉरी, उसने खुद को संभालते हुए कहा। मैं डरते डरते पूछा, क्या तुमने अबॉर्शन करवा दिया? हाँ, मुझे करवाना ही पड़ा। उस दिन जब तुमने मुझसे मेरी परेशानी पूछी थी, उस सुबह मैं अबॉर्शन करवा के आई थी और मैं बहुत डिप्रेस थी। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मैं जानता था कि वो मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, इट्स ओके, मैं अभी ठीक हूँ, थैंक यू। ये सुनकर मैं हैरान था। मुझे थैंक्स क्यों? तुम्हें नहीं, दरअसल तुम्हारी कॉफ़ी। वो हंस पड़ी। हर दिन मैं यहाँ अकेले बैठकर सोचने के लिए आती कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल सुसाइड की दहलीज पर खड़ी थी। मेरी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। मेरा प्यार, जीवन या अच्छाई से भरोसा उठ चुका था। लेकिन जब तुम मेरे बिना मांगे रोज़ मुझे इतनी बढ़िया कॉफ़ी देने लगे तो मुझे एक नया जीवन सा मिला। तुमने मुझे दिखाया कि और भी रास्ते हैं। कोई है जो मेरी इतनी परवाह कर रहा था, वो भी मुझे जाने बिना। मैं जानती थी कि यहाँ तुम्हारे जैसे अच्छे लोग भी हैं। इस सब के लिए शुक्रिया। अगर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच पाई हूँ तो उसका कारण सिर्फ तुम ही हो, निशा ने मुस्कुराते हुए समझाया। मुझे खुशी है कि तुम्हारे लिए कुछ कर पाया, मैंने प्यार से कहा। मैं नहीं जानता था कि इतनी छोटी कामों से भी लोगों के जीवन में इतना फ़र्क लाया जा सकता है। लेकिन काश उस दिन तुमने मुझसे बात कर ली होती, मैंने कहा। तुम उसमें क्या कर लेते? उसने हैरानी से पूछा। मैं कर सकता था, मैं हकलाया। क्या? मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता था। वो कुर्सी पर सीधी बैठ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? कैसे? निशा ने पूछा। मैं तुमसे शादी कर लेता, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई भी ऐसा क्यों करेगा? निशा बहुत नाराज़ थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ निशा, और प्यार तुमसे सब कुछ करवा लेता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर, तुमने
उससे सच में पूछ लिया? विवान ने अविश्वास से पूछा। वो सिर हिलाकर मुस्कुराया। हाँ, मैंने पूछा, कविन ने शांति से कहा। मैंने अपने आंसू पोंछे। उत्सुकता ने उदासी को दूर कर दिया था। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते थे या ये जज्बाती ख्याल था? क्या उसने हाँ कहा? मैंने और विवान ने लगभग एक ही साथ पूछ लिया। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, उसने हाँ कहा। कबीर मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत रोमांचित थी। मैं अपनी चेयर पर ही मानो उछल रही थी। तो तुम लोग शादी कब कर रहे हो? नहीं पता, उसने कहा। उसके आवाज़ में फिर से निराशा थी। एक प्रॉब्लम है। मैं गुर्राई। इस सब के बाद अब और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं हैरान थी। विवान और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और उसने कंधे झटके। बताओ हमें, विवान ने जानना चाहा। क्या प्रॉब्लम है? वो अमीर परिवार से है। मैं नहीं, कविन ने जवाब दिया। मैं गुस्से में थी। अब ये मत कहना कि उसके माँ बाप ने उससे तुमसे शादी करने से मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो शादी के लिए तैयार थे और दरअसल वे तो इस बात से बहुत खुश भी थे। तो फिर क्या समस्या है? मैंने पूछा। कबीर ने आह भरी। मैं उसे बहुत खुश रखना चाहता हूँ, उसे एक सुरक्षित भविष्य देना चाहता हूँ। विवान ने उसकी बात समझकर सिर हिलाया। लेकिन ये अच्छी जॉब है, उसने कहा। ये एक सिंगल इंसान के लिए अच्छी जॉब है, कबीर ने समझाया। लेकिन एक परिवार का खर्चा मेरी कमाई से नहीं चलाया जा सकता। निशा को आरामदायक ज़िंदगी की आदत है और उससे भी बढ़कर मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन और बेहतर लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ, जो इससे संभव नहीं है। ये तो सच है, मैंने हामी भरी। प्यार में बहुत ताकत होती है, कबीर ने आगे कहा। यह आपसे वो काम करवा देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। विवान कुछ सोच रहा था। और पैसा कमाने की तुम्हारी क्या योजना है? उसने खुलकर पूछा। मैं अपना कैफ़े शुरू करना चाहता हूँ, कबीर ने जवाब दिया। यह हमेशा से सपना रहा है और अब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तुम उसमें बहुत कामयाब भी रहोगी, मैंने चहकते हुए कहा। तुम यहाँ भी तो कितना कमाल का काम करते हो, जैसे ये तुम्हारे खुद की जगह हो। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम यकीनन इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। थैंक यू, उसने विनम्रता से कहा। लेकिन ये सोचकर ही इतना डर जाता हूँ कि ऐसा तो कभी हो नहीं पाएगा। और फिर मेरी निशा से शादी कैसी होगी? अभी मैं जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करता हूँ, कबीर ने समझाया। इसमें कितना पैसा लगेगा? विवान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं एक बार फिर से रोना चाहती थी। कबीर से ऐसे सवाल पूछना कठोरता थी, वो भी तब जब हमें उसकी आर्थिक हालत पता चल गई थी। कबीर ने अपने हाथ उठाते हुए कहा। लगभग 15 से 20 लाख। विवान ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और चेकबुक निकाली। कबीर और मैंने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। वो क्या करने वाला था? ये 5 लाख का चेक है। विवान की आवाज़ में दृढ़ता थी। इससे शुरू करो, बाकी का जल्दी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो मुस्कुराया। मैं सकेत में थी, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कबीर ने अविश्वास से चेक देखा और धीरे से सिर हिलाया। लेकिन विवान, मैं इसे नहीं ले सकता, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। वो चेक को वापस विवान को देने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। मैंने देखा कि कई सिर हमारी तरफ घूम गए थे। क्या मैं सच में अब भी तुम्हें नहीं जानता हूँ मिस्टर आशिक? विवान ने धीमी आवाज़ में कहा, जिससे कैफे में कोई और हमारी बात नहीं सुन पाए। वो मुस्कुराया और आगे बोला, और हाँ, ये कोई एहसान नहीं है, ये बिजनेस डील है। हम इसमें पार्टनर रहेंगे। मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा और तुम कैफ़े चलाना। क्या हम डील कर सकते हैं? हालांकि कबीर को जवाब देने में समय नहीं लगा, फिर भी मैं उसके हाव भाव से बता सकती हूँ कि उसका दिमाग एक ही साथ कई दिशाओं में भाग रहा था। थैंक यू सो मच। कबीर बहुत भावुक हो गया था। एक पल हम सभी खामोश हो गए। तो तुमने अपने कैफ़े का कोई नाम सोचा क्या? मैंने पूछा। मैंने खुद को कभी इतना आगे के बारे में सोचने दिया ही नहीं,
उसने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है कैफ़े कबीर? मैंने मुस्कुराते हुए सुझाया। कबीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बढ़कर हमारा हाथ पकड़ लिया। हम इसे साथ में शुरू करेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। आज का दिन भी क्या दिन था। मैंने अपने फेवरेट नाइट शर्ट निकालते हुए सोचा और बिस्तर में घुस गई। मेरे दिमाग में पहले से घुसी हुई पुणे की आवाज़ों ने अब तक धीरे धीरे बहना शुरू कर दिया था। हमारी कहानी में आया ये अचानक बदलाव मेरे मन में बहुत सारे सवाल ले आया था। मैं सोच रही थी कि क्या हम सच में कैफ़े कबीर शुरू कर पाएंगे, लेकिन साथ में ही बहुत सी दूसरी बातों के बारे में भी मैं सोच रही थी। हम सभी की ज़िंदगी में बड़े लक्ष्य होते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब बदलाव का वो पल आता है तो क्या हम वास्तव में तैयार होते हैं? कबीर बदलाव से डर रहा था और ये साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने सपनों को सच करना चाहता था, लेकिन वो निश्चित नहीं था। विवान दुनिया घूमना चाहता था। मैं कल्पना नहीं कर पा रही थी कि मैं उसके बिना कैफ़े में बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रही होंगी। विवान के बिना मेरे आसपास की दुनिया ही मेरे लिए अजनबी हो जाती। हालांकि मेरे अपने सपने थे लेखक बनने के। ऐसा लग रहा था जैसे सब सच हो गया था। जब दूसरे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे तब मैं और लोगों के साथ कैसे फिट हो पाऊंगी? क्या वे मुझे भूल जाएंगे, या अपना नोवेल लॉन्च करने में ही मैं इतनी व्यस्त हो जाऊंगी कि मुझे उनकी याद तक नहीं आएगी? मेरे विचारों में दखल फ़ोन की बीप से पड़ी। मैंने करवट लेकर फ़ोन उठाया और मैसेज देखकर मेरे चेहरे पर खुद ही मुस्कान आ गई। यकीनन वो विवान का मैसेज था। क्या तुम्हें अपनी स्टोरी मिली? हाँ मिली, मैंने तुरंत जवाब दिया। मैं फ़ोन लेकर लेट गई और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। तुम्हारी कहानी का क्या नाम होगा? उसने पूछा। हर किसी की होती है कहानी, मैंने जवाब दिया। चैप्टर 9। एक थकावट भरे दिन के बाद मैं विवान के साथ कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े पहुंची। मैं उसे पहले ही मैसेज करके बता दिया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगी। काम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसे सुलझा कर ही मैं निकल सकती थी। विवान काउंटर पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। अंदर जाते हुए वो मुझे खिड़की से ही दिख गया। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था जिस पर बहुत सुंदर नीली टाई लगी हुई थी। मैं माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ी। सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिन कैसा रहा? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कढ़ाई, आज मैं बुरी तरह से थक गई हूँ, बहुत टेंशन थी। उसके सामने कुर्सी पर पसरते हुए मैंने कहा। उसने सहानुभूति से मेरी ओर देखते हुए मेरी बाँह थपथपाई। वेल, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, उसने कहा। मैं खिलखिलाई। सच में? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें लाया हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। इससे तुम्हारा ख़राब दिन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन तुम कुछ बेहतर ज़रूर महसूस होगा, विवान ने आशा भरी आवाज़ में कहा। शर्माते हुए मैं खुलकर मुस्कुरा दी। तुम सच में मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो? मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था कि किसी तरह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाए। विवान ने मुझे फूलों का बुके और 2 ब्राउन पेपर में लिपटी गिफ्ट देते हुए कहा। उन पर सुंदर सा रिबन बंधा हुआ था। मैंने फूल लिए और तुरंत उनकी पंखुड़ियों को सूंघने लगी, गहरी सांस लेते हुए। मेरे मुस्कान के लिए तो ये फूल ही बहुत ही थे। मैंने इशारा किया। नहीं, फूल तो बस यहाँ आते हुए मुझे दिखाई दिए और मैं ले आया। असली सरप्राइज़ तो इन पैकेट में बंद है। फूल जल्दी ही मुरझा जाएंगे, लेकिन इन पैकेट में रखी चीज़ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने तुरंत फूल नीचे रख कर पहला पैकेट उठा लिया। उसे खोलने पर मुझे उसमें से एक ऑटोग्राफ हुई किताब मिली। यह उस लेखक की किताब है जिससे हुई बातचीत के दौरान हम पहली बार कैफ़े में मिले थे। पता नहीं ज़िंदगी हमें आगे कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैंने तय किया है कि इन पलों को हम बहुत अच्छी तरह बिताएंगे। ये हमारी दोस्ती का शुरुआती पॉइंट था। खुशी के आंसू मेरे आंखों से छलछला आए।
क्योंकि उस रात मैं भी यही सोच रही थी। ओ गॉड, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैंने कहते हुए किताब खोलकर देखी कि लेखक ने उसमें क्या लिखा था। मेरे लेखक साथी, आशा है मैं लेखक बनने के आपके सफ़र को प्रेरित कर पाने में सफल रहूँगा। आपके दोस्त ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कैफ़े में मैं आपके लिखे शब्द सुनूंगा जैसे आप मेरे सुनते हैं। याद रखो, महान लेखक सिर्फ अपने ही दिल की बात नहीं लिखते बल्कि अपने पाठक के दिल के बात भी कह जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अर्जुन मेहरा। मैंने बाहें खोलकर विवान को गले लगा लिया, बहुत प्यार से। वाह विवान, तुमने सच में ये किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने उसके गले लगे हुए ही कहा। अरे नहीं, उसने मुझे वापस मेरे चेयर पर बिठाते हुए कहा। तुम अभी ये नहीं कह सकती। कुछ और भी कहने से पहले तुम्हें दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा। विवान ने दूसरे पैकेट की तरफ इशारा किया जो अभी तक पैक ही पड़ा था। मैंने शांति से दूसरा पैकेट खोला। उसमें एक मोटी मजबूत किताब थी जिस पर कपड़े का कवर चढ़ा हुआ था। उस पर मेरा नाम छपा था। कंफ्यूज होकर मैंने किताब खोली। ये किताब इस बात का इशारा है कि एक दिन तुम अपना नोवेल ख़त्म करके लेखक बन जाओगी, जो कि तुम बनना चाहती हो। मैंने तुम्हें कोरी किताब दी है और अब तुम इनका हर पन्ना अपनी कहानी से भरना। मैंने किताब को सीने से लगा लिया, उतना ही कसकर जितना विवान को लगाया था। अगर मैं इसमें सिर्फ अपना नाम भी लिख पाई तो भी सबसे पहले तुम्हें ही उसे पढ़वाना चाहूँगी। लेकिन इतने अच्छे उपहार आखिर किस अवसर के लिए दिए जा रहे हैं? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ नहीं, क्या ज़िंदगी का उत्सव मनाने के लिए कुछ ख़ास मौका होना ही चाहिए? मैंने उसे फिर से गले लगा लिया। इतना शानदार बेशकीमती उपहार लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंखों में खुशी के आंसू लिए मैं इतना ही कह पाई। ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि अभी कुछ समय पहले ही हम एक दूसरे से अजनबी थे। वो अभी एक रहस्य ही था और मैं बस यहाँ लेखकों की मीटिंग के लिए आने वाली इंसान। हम अपनी रोज़मर्रा की बातें करते, ज़िंदगी और संबंधों पर अपने विचार साझा करते। हर दिन के साथ हमारी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। मैं उस समय की कल्पना भी नहीं कर पाती थी जब विवान कैफ़े में कॉफ़ी पीता हुआ मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। उसके साथ हर विषय पर बात किए बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता था। मैं अपनी कहानी उसे समर्पित करना चाहती थी। ये समर्पण लिखने के लिए उसका गिफ्ट ही बढ़िया जगह थी। चैप्टर 10। हर दिन मिलने के साथ हम एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। हर समय मीरा के बारे में सोचता रहता था। काम पर भी उसके मुलायम बाल मेरे गालों को सहलाते हुए महसूस होते और मुझे याद आता कि उस दिन कैफ़े में मेरे गले में बाहें डालते वक्त वो कितनी गर्म लग रही थी। किसी फूल की खुशबू उसकी खुशबू से ज़्यादा हसीन नहीं थी। कोई सूर्यास्त इतना मनोरम नहीं हो सकता था जितने हसीन रंग उसके आँखों के थे। सच कहूँ तो मीरा का दिल खुला था, उतना ही मैंने खुद को छिपा रखा था और मैं खुलना चाहता था। लेकिन हर बार जब मैं वो फैसला लेने के करीब आता, मैं उस जगह के बारे में सोचने लगता जिन्हें पार करना मेरा सपना था और मुझे वो कारण याद आता जिसकी वजह से मैं सबसे भाग जाना चाहता था। आज़ादी मुझसे उतना ही ललचाती थी जितनी कैफ़े की वो प्यारी लड़की। एक शाम हम कैफ़े में मिले। इस बार मीरा मुझसे पहले कैफ़े में पहुंच गई थी और जैसे ही उसने पलटकर मुझे देखा, उसके गालों के वो गहरे डिंपल जवा हो गए। हाय पार्टनर, कबीर ने आगे आते हुए हाथ हिलाकर कहा। अब तक कैफ़े वाले उसकी योजना के बारे में जान चुके थे। ये तो कोई सीक्रेट नहीं था कि वो अपना कैफ़े खोलने वाला था। हेलो कबीर, मैं भी अभिवादन किया। मीरा, तो तुम दोनों का आज का दिन कैसा रहा? जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, अचानक से कोई ग्राहक के ऑर्डर आने लगे। कबीर मुड़कर मेरे लिए कॉफ़ी बनाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। फिर किसी दिन दोस्त, मैंने कहा।
मुझे मीरा की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी कि मैं आज क्यों मना कर रहा था। मैंने काउंटर पर मीरा के कैपेचिनो के पैसे रखे और अपना हाथ उसके हाथ के लिए बढ़ा दिया। क्या हम कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और आज कहीं जाकर थमी है। मैं खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घूमने चलते हैं। मुस्कुराती हुई मीरा खड़ी हो गई और अपना कोट और बैग उठाने लगी। बहुत बढ़िया आइडिया, उसने कहा। उसकी आवाज़ में उत्साह थी। पार्क पास में ही है, कविर ने मदद के अंदाज में कहा। बेंच तो शायद गीली होंगे, लेकिन घूमने के लिए सही मौसम होगा। मैंने मीरा को देखा। तुम्हें क्या लगता है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने तुरंत मीरा की बची हुई कैपेचिनो एक पेपर कप में डालकर उस पर ढक्कन लगा दिया। उसने मुझे भी पेपर कप में मेरी कॉफ़ी दी। मज़े करो बच्चों, शरारती आंखों से उसने कहा। हम बाहर की ताज़ी साफ हवा में आ गए। हवा थोड़ी गर्म और कुछ चिपचिपी थी। मीरा ने अपने लंबे बालों को पोनीटेल बना ली और मैंने उसके चेहरे के पास उड़ती लटों को देखा। हमने एक मोड़ से पहाड़ की ओर चलना शुरू कर दिया, सावधानी से जल्दी चलने वालों को रास्ता देते हुए। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना चाहते थे। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैंने अपनी उंगली उसकी उंगलियों से गुथते हुए कहा। वो मेरा ऐसा करने पर कुछ हैरान थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। उतना बुरा नहीं, उसने कहा। मेरे बॉस छुट्टी पर गए हैं। हालांकि मेरे पास काम ज़्यादा है, लेकिन उनके ऑफिस में ना होने पर मैं शांति से अपना काम कर पाती हूँ। मैं खिलखिलाया। क्या वो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करता है? मैंने पूछा। मीरा ने अपने कंधे उचकाए। मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा करता है, उसने कहा। लेकिन वो ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को इमरजेंसी की तरह देखता है, यहाँ तक कि आसान काम को भी मुश्किल बना देता है। मैंने भी ऐसे लोगों के साथ काम किया है, मैंने जवाब दिया। हर बात में प्रॉब्लम ढूंढने से काम लंबा ही खींच जाता है। कल्पना करो कि वे लोग अंदर से कितना परेशान रहते होंगे, उसने कहा। उन्हें ज़रूर तनाव से अल्सर हो जाता होगा। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि ये हर बात के लिए परेशान हुआ जाए। हम खामोशी से चलते हुए आखिर पार्क के पास आ ही गए। हमने सड़क पार करने से पहले बत्ती के लाल होने का इंतज़ार किया और फिर तेज़ी से उस बड़ी रोड को पार किया। पार्क के किनारे पर अचानक से मीरा रुक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने नीचे अपने पैरों को देखा और सफाई में हाई हील की सैंडल उतार कर दिखाई। दरअसल मैंने पार्क लायक जूता नहीं पहने हैं, उसने समझाया। मैंने माथे पर हमारा हाथ मारा। सॉरी, इस तरफ से मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसने मेरी चिंता को खारिज करते हुए अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उसने कहा। बस मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। एक हाथ से मेरी बाँह टाइट पकड़ते हुए उसने दूसरे हाथ से अपना सैंडल उतारा। तुम अपना सैंडल उतार रही हो? मैं हंसा। उसने हंसकर सिर हिलाया। क्या तुम ज़रा इसे पकड़ोगे? मैंने सैंडल पकड़कर फिर उसे अपनी बाँह पकड़ाई ताकि वो दूसरा सैंडल भी उतार सके। फिर उसने दोनों सैंडल अपने बैग में रख लिए। अब ठीक है? मैंने खुशी से पूछा। उसने विश्वास से सिर हिलाया और हमने चलना शुरू कर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अब पहले से छोटी नज़र आ रही थी और मेरे मन उसके कंधे पर हाथ रखने का कर रहा था। बदले में वो भी मेरे पास सड़क आई और हम इस तरह करीब आकर चलने लगे। शाम का मज़ा लेते हुए हम पार्क में घूम रहे थे और हमने बचपन की कुछ यादों पर बात भी की। उसने हंसता देखना मेरे लिए सबसे खुशनुमा पल थे। उसकी हंसी की आवाज़ मेरी आत्मा को संतुष्टि दे रही थी। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि उससे मिले बिना मेरे दिन कैसे बीता करेंगे। जब हम पार्क से निकलकर वापस सड़क पर पहुंचे तो मीरा ने बैग से सैंडल निकालकर उन्हें फिर से पहनने की कोशिश की। जब वो सैंडल पहनने के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी तो वो सीधा मुझ पर गिर पड़ी। आई एम सॉरी, उसने हंसते हुए कहा। जब मैंने उसे थामा, मैंने उसे तब तक मजबूती से पकड़े रखा जब तक उसने सैंडल को सही तरीके से पहन नहीं लिया। कोई बात नहीं, उसे थामते हुए मैंने जवाब दिया। मैं उसे
जाने देना नहीं चाहता था। मीरा मुझे हसरत से देख रही थी। जब मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर आई लट को अपनी उंगली से हटाया। मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं ये कर पाया। सच में? उसने पूछा मुझसे नज़रें मिलाते हुए, और मैं कुछ नहीं कह पाया। मैंने हाथ से उसके गाल सहलाए, उसके आकर्षक डिंपल को उंगलियों से छुआ और फिर झुककर उन्हें चूम लिया। चैप्टर 11। 2 महीने की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद हमारे प्यारे दोस्त का सपना अब बस पूरा होने ही वाला था। कैफ़े कबीर का उद्घाटन बहुत शानदार से और कबीर निशा के शादी के ऐलान के साथ संपन्न हुआ। उस दौरान मैं निशा से मिली और हम दोनों जल्दी से एक दूसरे के करीब आ गए। वो मिलनसार स्वभाव की खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर समझ आया कि कैसे कबीर को उससे इतनी जल्दी प्यार हो गया। उन खुशनुमा पलों में कबीर, निशा, विवान और मैं एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम हर हफ्ता कैफ़े कबीर में मिलकर अच्छा समय गुजारते। हालांकि कबीर और निशा उस जगह को सफल बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, लेकिन वे हमारी दोस्ती के लिए भी समय निकाल ही लिया करते। वो समय मेरे लिए बहुत कीमती था और मैं जानती थी कि बाकी 3 लोगों भी यही मानते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें उतना ही नहीं जितना कबीर को, लेकिन ये बात ज़रूर है कि तुमने उसे पूरी तरह बदल दिया है। एक शाम मैंने निशा से कहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले। मैं विवान के बारे में सोच रही थी। हम उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। निशा ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पर हाथ रखा। मीरा स्वीट हार्ट, अपनी आंखें खोलो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम विवान से प्यार करती हो, ये कोई सीक्रेट नहीं है। फिर तुम क्यों दिखावा कर रही हो कि तुम सिर्फ अपनी कहानी के लिए उसे चाहती हो? तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि उसे अपना साथी मिल गया है, कोई ऐसा जिसे दिल चाहता है। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि प्यार में पड़ने का ख्याल उतना भी खूबसूरत नहीं होता, लेकिन विवान एक अच्छा इंसान है और मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। मैं जानती थी कि वो सही थी। मेरे दिल में विवान के लिए बहुत प्यार था, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा सिवाय कुछ छोटे इशारों के। यहाँ तक कि पार्क में हुए उस किस के बावजूद भी हम कुछ नहीं कह पाए थे। काश मैं उसे अपने दिल की बात बता पाती, मैं फुसफुसाई। निशा के सामने ये कहकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उसी समय मेरा खून किसी अनजाने डर से जमने लगा था। तो तुम अपना हाल उसे बता क्यों नहीं देती? ये तो साफ है कि तुमने उससे सच्चा प्यार हो गया है। मेरी फेवरेट कॉफ़ी लाते हुए कबीर ने कहा। मैंने कंधे उचकाए, लेकिन कबीर, अगर वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता होगा तो मुझे डर है कि वो मुझे ठुकरा देगा। कहते हुए मेरा चेहरा लाल हो गया। अपने दोस्तों से ऐसे बात कह पाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे और विवान को निशा के बारे में बताया था और सब कुछ अच्छा ही रहा था। मीरा, अगर तुम उसे प्यार करती हो तो उसे बता दो, कबीर ने जोर दिया। अगर तुम उसे बताने की कोशिश नहीं करोगी तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम भी कभी नहीं चाहोगी कि वो यूं ही तुम्हारे जीवन से चला जाए। क्या तुम चाहोगी? नहीं कबीर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैंने तुरंत जवाब दिया। विवान दरवाजे से अंदर आता दिखाई दे रहा था। मेरी कहानी ऐसे मोड़ से गुजर रही थी जिसका मैं बस सपना ही देख सकती थी। विवान से मेरी पहली मुलाकात के बाद काफ़ी कुछ बदल गया था। कबीर की कहानी ने भी मुझे बहुत बदल दिया था। मैं भी अपने लिए ऐसा ही रिश्ता तलाश रही थी जैसे उसका और निशा का था। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी और खुशियों को साझा कर सकूं। मुझे हिम्मत जुटाकर विवान को बताना ही होगा कि मैं उसके लिए क्या महसूस कर रही थी। दिल की बातें बताने के ख्याल से ही मेरे हाथ कांपने लगे। अगर वो मुझ पर हंस दिया तो क्या होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर वो मेरे बारे में वैसा महसूस नहीं करता होगा तो मैं निश्चित नहीं थी कि मैं कभी उसे कह पाऊंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती थी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मुझ में अब अपनी भावनाओं को और दबाए रखने की हिम्मत नहीं थी। आधी रात हो चुकी थी जब मैंने अपना फ़ोन उठाकर विवान को मैसेज किया। मैं सो नहीं पा रही, क्या तुम भी जाग रहे हो?
कुछ पलों बाद विवान ने मुझे एक कविता लिखकर भेजी। लोगों से नहीं, उनके दिमाग से, तूफान से नहीं, खामोशी से, जवाबों से नहीं, सवालों से, परिणाम से नहीं, कारणों से डर लगता है। सच्चाई से नहीं, सपनों से, पलों से नहीं, यादों से, झूठ से नहीं, सच से, मौत से नहीं, जिंदगी से डर लगता है। अंत से नहीं, शुरुआत से, अजनबियों से नहीं, अपनों से, नफरत से नहीं, प्यार से, दुनिया से नहीं, खुद से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। उसकी सुंदर कविता की तारीफ़ करूं या चिंता करूं कि उसे क्या हो गया था। मैंने जवाब दिया, कल मिलते हैं। मैं फ़ोन हाथ में लिए ही सो गई, उसका जवाब के इंतज़ार में। चैप्टर 12। अगली सुबह जागने पर मैं हैरान रह गई। विवान का कोई जवाब नहीं आया था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ज़रूर सो गया होगा, तो मैं ही उसे फ़ोन कर लूँगी। जिस नंबर पर आप फ़ोन कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है, एक पतली सी आवाज़ ने बताया। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। शायद कैफ़े कबीर खुलवाने और उसे सफल बनाने के रोमांच में वो फ़ोन बिल जमा करना भूल गया होगा, मैंने सोचा। मैं नहाकर तैयार हो गई। मैंने वही लंबी मुलायम स्कर्ट पहनी जो मुझे पता था कि विवान को पसंद थी। मैंने उसे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से वही रिकॉर्ड सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या था। मेरा मन फिर से पिछली रात उसकी भेजी हुई उदास कविता पर चला गया। मैं उसके नंबर मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा। आखिर मैंने कबीर का नंबर डायल किया। हेलो, उसने जवाब दिया। कबीर, विवान को कुछ हो गया है, मैंने एक झटके से कह दिया। उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया और उसका फ़ोन भी अब स्विच ऑफ आ रहा है। वो शायद काम में बिज़ी होगा। मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही तुमसे संपर्क कर लेगा। कबीर ने मुझे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, होप कि वो कर ले। मैंने कहते हुए फ़ोन काट दिया। 2 दिन बीत गए, लेकिन विवान का कोई मैसेज या कोई फ़ोन नहीं आया। अब कबीर को भी चिंता होने लगी थी। मेरी हालत तो पागल जैसी हो गई थी। आखिरकार हमने विवान के बैंक जाकर पता करने का निर्णय लिया। गाड़ी में बैठकर सिटी बैंक पहुंचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं बात करने की हालत में नहीं थी, तो कबीर ने पूछा, क्या हम विवान से बात कर सकते हैं? उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा। उसने सिर हिलाया। उसके लंबे काले बाल आगे पीछे हिल रहे थे। मुझे खेद है, मिस्टर विवान अब यहाँ काम नहीं करते। उन्होंने 2 दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में जोर का मुक्का मारकर मेरी जान ही निकाल दी हो। विवान ने सिटी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो इस्तीफ़ा देने वाला था। क्या आपको पता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं? कबीर ने घबराहट में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से सिर हिलाया। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो और कहीं पर काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैनेजर को कहते सुना था कि वो जा रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि वो भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइफ से बोर हो गए थे। मेरी सांस अटक गई और मेरे घुटने जवाब देने लगे। लड़खड़ाते हुए मैंने कबीर को थाम लिया। मैं अविश्वास से अपना सिर हिला रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने सारी तैयारी की और हम में से किसी को बताया तक नहीं। मेरा शरीर, मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि वो सच में भाग गया था। मैंने उसका नंबर कई बार मिलाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या उसने गुड बाय कहना, कोई सफाई देना भी ज़रूरी नहीं समझा था? मैंने पहले तो हिम्मत दिखाने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि मैं उसे हावी नहीं होने दूंगी। ये विवान था और उसका सपना ही भाग जाना था। ये बात मुझे पहले दिन से ही पता थी जब मैंने उसे देखा था, लेकिन उसने कभी ऐसा हिंट नहीं दिया कि वो ऐसा सच में एक दिन उठेगा और निकल जाएगा। मैं खुद को यह सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि न जाने कब से उसके मन में ये प्लान चल रहा होगा। क्या उसका हमेशा से प्लान था कि वो एक दिन गायब हो जाएगा? उसने मुझे कई बार बताया था कि वो ज़्यादा दिन तक एक जगह पर नहीं रह सकता, क्योंकि उसे घूमना पसंद था। मैं जानती थी। तो जब एक दिन सच में वो अपना सपना पूरा करने चला गया, तो मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी? वो आगे बढ़ गया था।
मेरे बिना हम किसी तरह खुद को संभालते हुए कैफ़े कबीर पहुँचे। कम ऑन मीरा, अब रो मत। कबीर ने देख लिया था कि मेरी आंखें भर आई थी। मीरा, हम सब जानते थे कि उसका पहला प्यार ट्रैवलिंग था, लेकिन चिंता मत करो, वो लौट आएगा। उसने हमसे गुड बाय कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं काउंटर पर हाथ रख कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल टूट चुका था और बदतर हो रहा था। मेरा दिल टूट चुका था और बदतर तो ये था कि मुझे अभी से उसकी याद सताने लगी थी। कबीर ने मेरे कंधे थपथपाए। ओ मीरा, अपने आंसू मत बहाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। कहते हुए उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी थी। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। तुम मुझे रोने से मना कैसे कर सकते हो? मेरा कलेजा मेरे शरीर से बाहर आ गया है। जिस दिन मैंने आखिरकार सारी हिम्मत बटोर कर उसे अपने दिल की बात कहने का फैसला किया, उसी दिन वो चला गया। मैं उसके बिना टूट जाऊंगी। मैंने वापस अपना सिर नीचे टिकाया और रोने लगी। मीरा, हम सब उसे याद करेंगे और तुम्हें उसे याद करने का पूरा हक है, कबीर ने सहारा देते हुए कहा। अभी हम बस यही कर सकते हैं कि खुद को काम में डुबा दें और उसके वापस आने तक उसकी यादों को अपने दिल में संजो कर रखें। चैप्टर 13। ऐसा लगने लगा था जैसे विवान वहाँ कभी था ही नहीं। अभी अभी कैफ़े में जब किसी के लिए ब्लैक कॉफ़ी सर्व की जाती तो मैं घूम कर देखा करती कि कहीं विवान तो नहीं आ गया था कॉफ़ी पीने। लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी अपना लिखा पढ़ मुझे खूब रोना आता। मैं उस किताब पर अपनी उंगलियां फिराया करती जिस पर मेरा नाम लिखा था और कोशिश करती कि काश एक पन्ना लिखकर आगे बढ़ सकूं। विवान को खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ था कि मैं दुनिया में उसी को सबसे ज़्यादा चाहती थी। उसे वापस पाने के लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार थी। कबीर ने मुझसे कहा था कि मैं आकर तुमसे कुछ बात करूं। एक दिन निशा ने कहा था। मैं एकदम अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। मुझे उसके आने के और वहाँ बैठने का एहसास तक नहीं हो पाया था। निशा, तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती जिससे विवान वापस आ जाए, मैंने उदासी से कहा। मैं खुद इस दुख से बाहर आकर इस कहानी को पूरा करना चाहती हूँ। उसने समझते हुए सिर हिलाया। फिर उसने इशारे से कबीर से अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मंगवाई। उसने आह भरी। जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी पड़ी है, उसने कहा। जो भी अनुभव आपको रास्ते में मिलते हैं उनसे आपको गुजरना ही होगा। कुछ लोग मिलते हैं हमें सबक सिखाने के लिए, जबकि कुछ लोग हमेशा हमारा साथ देने के लिए मिलते हैं हर हाल में। मैं नहीं जानती कि विवान अब तुम्हें कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन समय तुम्हारे टूटे दिल पर मरहम ज़रूर लगा देगा। मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा, मैंने कहा। हालांकि मुझे उसके या उसके शब्दों पर कोई भरोसा नहीं था। निशा ने जोर दिया। जो तुम चाहती हो अभी उस पर ध्यान दो। यही वो समय है जो तुम्हारा ध्यान भटका सके या तुम्हारे काम को धीमा कर सके। लेकिन अगर मैं उसे कभी नहीं मिल पाई तो मैंने आखिरकार अपने सबसे बड़े डर को बयां कर ही दिया। निशा ने प्यार से मेरी बाह से हिलाई। वो अच्छी दोस्त थी और मैं सोच रही थी कि कबीर से मिलने से पहले वो भी ऐसे ही दर्द से गुजर रही होगी। वो एक पल खामोश रही, फिर अपने शब्दों को इकट्ठा करते हुए बोली। मैंने सुना था कि अगर दो आत्माओं का मिलना लिखा है तो ब्रह्मांड किसी न किसी तरह उन्हें मिलवा ही देता है। यहाँ तक कि जब आप मिलने की सारी उम्मीदें भी खो देते हैं तब भी कोई कड़ी होता है जो टूट नहीं सकती। वो दिखाता है कि हम कौन थे, कौन है और क्या बन सकते हैं। सारी उलझनों के बीच भी प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। विश्वास से भरे उसके शब्द मेरे लिखने और अपनी दृढ़ता के बावजूद मैं खुद को विवान के बिना आगे के लिए समझा नहीं पा रही थी। सच तो यही था। भले ही विवान ने अपनी पूरी कहानी कभी नहीं बताई थी, लेकिन उसने हमेशा मुझे इतना बताया था जिससे मुझे उसे जानने की दिलचस्पी बनी रहे। विवान की कहानी में ज़रूर कुछ ऐसा था जो मुझे अपने ही आत्मा का हिस्सा लगता था और उस पर ऐसी किताब पूरी करना जिसका मेन किरदार वही था और उसके बारे में आए एक ख्याल से निपटना मेरे लिए मुश्किल था।
हर पन्ने उसी का कहानी कह रहा था। मुझे हमारे बीच हुई बातचीत याद आ रही थी, जब उसने बताया था कि वो कहाँ जाना चाहता था। उसने समझाया, मैं घूमना चाहता हूँ, लेकिन इससे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं टूरिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं एक मुसाफिर बनना चाहता हूँ जो दुनिया को अपने नज़रिए से देख सके। मैं दूसरे देशों को देखकर उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। पहाड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना, बीच पर घूमना, लाइब्रेरी में खो जाना, रहस्यों को खोलना और दूसरी जगह की लोगों की कहानियाँ जानना। मैं खुद से अलग लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग जिनसे मिलने पर मुझे खुद को ना बदलना पड़े। मैं चीज़ों को नई आंखों से देखना और नए कानों से सुनना चाहता हूँ। मैं घर पर पूरा नहीं लौट आना चाहता, बल्कि चाहता हूँ हर जगह पर मेरा एक हिस्सा रह जाए और इस तरह हर जगह का एक हिस्सा मेरे साथ भी चला आए। इस तरह मेरी किताब ख़त्म होगी और विवान हमेशा की तरह गायब हो जाएगा, बिना एक शब्द कहे या बिना अपना निशान छोड़े। मैं किताब को इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहती थी जिसका मेरे लिए ही कोई मतलब नहीं था। मैं इसका अंत किसी अचानक हुई नुकसान या ट्रेजेडी से नहीं करना चाहती थी। इस पल में बस दुनिया की सबसे अधूरी कहानी लिख रही थी। कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके मेरी कहानी अधूरी थी, ज़रा भी नहीं। विवान, मैंने कैफ़े से निकलते वक्त किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। इन दिनों में ज़्यादा बात नहीं करती थी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मेरा हौसला, कुछ भी पूरा करने का मेरा आत्मविश्वास अब ऐसा लगने लगा था कहीं छिप गया था, बंद हो गया था। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मेरे सपने अभी भी मेरे अंदर कहीं छिप गए थे या विवान उन्हें भी अपने साथ ले गया था। मैं कार तक पहुंची और ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ता वही था जिस पर मैं हजारों बार जा चुकी थी। ट्रैफिक पूरी तरह से ठसाठस था। सूरज डूबने जा रहा था और शाम के सिंदूरी रंग आसमान में ऐसे लग रहे थे मानो आग आसमान में डांस कर रही हो। सिंदूरी रंग के बीच नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग मेरे ऊपर बिखरे हुए थे। मैं घूमना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। मैं रोड ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। हर सनराइज़ और सनसेट देखना चाहता हूँ, कभी किसी पहाड़ की चोटी से और कभी पेड़ों के पीछे से। विवान की आवाज़ मेरे मन में गूंज रही थी। मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे थे, जबकि मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। जितना जल्दी मुझे गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ये शांत हो गया था और रह गया था गहरी उदासी। आशा है विवान कि तुम ये सनसेट देख रहे होंगे और तुम्हें मेरी याद आएगी जहाँ तुम मुझे छोड़ गए हो। मैं कार में ही शांति से फुसफुसाई। चैप्टर 14। पिछले 3 महीने पूरे पागलपन में गुजरे थे। जब से मैंने इंडिया छोड़ा था मैं काफ़ी कुछ देख चुका था। मैंने चीन से अपना सफ़र शुरू किया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चलते हुए मैंने अपने तलवे का जलना महसूस किया था और वहाँ खाया हुआ खाना इतना टेस्टी था कि इतने दिनों बाद भी मेरे मुंह को उसका टेस्ट याद था। झुलसाई वैली में पीकॉक लेक ने मुझे मीरा की स्कर्ट की याद दिला दी थी जो उसने मुझसे पहली बार मिलते समय पहनी थी। उस याद पर मैं मुस्कुरा उठा और पार्क के वाटरफॉल की ओर बढ़ गया। उसकी कड़कती आवाज़ ने जल्दी ही मेरी यादों पर कब्जा कर लिया था। फिर मैं टोक्यो गया था। वहाँ के पार्क बहुत ही शानदार है। वहाँ चिड़ियाघर और खूबसूरत झीलें थी जिनमें लोग पैडल बोट चला रहे थे। मैंने माउंट फिजी से सूरज निकलते हुए देखा। उस खूबसूरत दृश्य को देखकर मेरी तो सांस ही मानो अटक गई। अपने होटल में से यौगिक पार्क तक चलकर गया और फिर वहाँ से हमारी क्यूगाइंग की तरफ निकल गया। वो बहुत ही बिजी शहर था और मुझे अब अगला स्टॉप किसी शांत जगह पर चाहिए था। इटली में मैंने माउंट वेसुवियस देखा। पोम्पाई का तबाह हुआ शहर देखने गया। एक तबाह हुआ प्राचीन शहर में खड़े होकर वेसुवियस को देखना अपने आप में ऐतिहासिक था। ज्वालामुखी फटने पर वहाँ हाथ धुए हजारों लोगों के बारे में सोचकर एक बार तो मेरे रीढ़ में ही सिहरन दौड़ गई। आइलैंड ऑफ कैप्री दूर के लिए मैंने
फेरी का चुनाव किया और जब तक सिर्फ उस जगह का चक्कर लगा रहा था तो मैं उसकी खूबसूरती को देखकर जम गया। सागर के बीच आइलैंड को उभरते देखना अपने आप में खूबसूरत था। मैंने आइसलैंड के ऊपरी दृश्य को देखने की और गोडिला के राइड की जगह शिप पर जाना चुना, क्योंकि मैं उस जगह की खूबसूरती को नीचे से नज़दीक से महसूस करना चाहता था। मैं अलास्का गया और वहाँ की ठंडी को अपनी हड्डियों में उतरते हुए महसूस किया। मैंने उत्तर ध्रुवीय ज्योति को भी देखा। चमकदार बैगनी रंग, भुलाए ना जा सकने वाले नीले और हरे रंग की उत्तरी रोशनियाँ जो हवा में डांस करती हुई बर्फीली सतह पर अपना प्रतिबिंब बनाती है। उन दिनों में वो जानवर और पक्षी को भी देखे जिनके अस्तित्व को कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मूस, अमेरिकी हिरन को देखकर तो मेरी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस प्यारे भूरे लंबी टांगों वाले जानवर में कुछ तो खास बात थी, लेकिन उनका लंबा कद तो कल्पना से भी परे था। उनमें से एक ने जब सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं बस मुस्कुरा ही सका। चबाने की प्रक्रिया में उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैंने सावधानी से अपने कैमरे को फोकस किया। मैं इस अजीब खूबसूरती को अपने कैमरे में समेट लेना चाहता था। मैं न्यूयॉर्क शहर इसीलिए गया क्योंकि उसे गेटवे ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। वह हमेशा व्यस्त रहने वाला शहर था जो पूरी रात जागता रहता था। जल्दी सुबह भी सड़कों पर गाड़ियों की कतार लगी रहती थी और दिन के समय भी लोग इधर उधर भागने में ही लगे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे के साथ जीना ही भूल गए थे। वहाँ सब कुछ बहुत तड़क भड़क वाला था। शहर को जगमगाती रोशनियाँ जिनमें मुझे तारे भी नहीं दिखाई देते थे। वहाँ बस काला आसमान था। मैं जानता था कि इन नियॉन रोशनियों के पीछे कोई खूबसूरती नहीं थी। वहाँ से तुरंत फ्लाइट पकड़ के मैं गड़गड़ाते नियाग्रा फॉल के सामने पहुँच गया था। मैं पॉइंट ऑब्जर्वेशन टावर पर गया। सूरज छिपने के साथ में उसके ठंड कंक्रीट पर बैठ गया और बेसब्री से गिरते पानी से निकलते इंद्रधनुष को देखने लगा। अगली सुबह में नीली पियानो नियाग्रा तक जाने वाली छोटी बोट में बैठकर नियाग्रा के नीचे पास से देखने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि कैसे शक्तिशाली इंजन पानी के बहाव के साथ संपर्क कर फॉल के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। झरने के शोर कानों को सुन्न बना दे रहा था, लेकिन चेहरे पर पड़ते पानी के छींटों के साथ होने वाले खुशी को मैं छिपा नहीं पा रहा था। इंडिया के मानसून भी ऐसे ही तसल्ली देते हैं, लेकिन पानी का प्रभाव, उनसे निकलने वाले इंद्रधनुष और लोगों पर पड़ने वाली छींटे का कोई मुकाबला नहीं था। मैंने बहुत सारे जोड़ों को समुद्र यात्रा के दौरान एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में जोर जोर से बात करते हुए देखा। फिर मैं ग्रैंड कैन्यन गया। मैं देखना चाहता था कि क्या वो वाकई इतना खूबसूरत था जितना कि उम्मीद की जा सकती थी। सच में कोई फोटो उस नज़ारे के साथ न्याय नहीं कर सकती थी। धरती के अंदर ऐसा कदराए देखना आश्चर्य से परे था। मैंने नीचे की जगह पर घूमने के लिए खच्चर की सवारी की। पथरीले राह पर उसके हर कदम के साथ बदन में एक सनसनी सी दौड़ जाती। वापस ऊपर आकर मैंने सनसेट देखा। मेरे सांस तो मानो वहीं रुक जाना चाहती थी। नज़रे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ की बनाई पेंटिंग मिल गई हो और उसने शरारत से उस पर रंगों की कुछ कलाकारियाँ कर दी हो।